हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम। वेलकम टू ऑल इन माय क्लास। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने 20 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जिनका रिपीटेशन रेट बहुत ही हाई है, बहुत ही ज़्यादा बार ये एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस को मैं एक्सप्लेन करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको कोई भी कंफ्यूजन उन क्वेश्चन से रिलेटेड ना होने पाए, जिससे अगर वो क्वेश्चन किसी भी तरह से किसी भी लैंग्वेज में आपसे पूछा जाए तो आप उसे अपने एग्जाम में एकदम 100% सही करके आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की स्लाइड को। पहला क्वेश्चन है आपका, नोवेल एंटीडोट फॉर साइनाइड पॉइजनिंग इज। आपको बताना है यहां पर कि साइनाइड पॉइजनिंग के लिए नोवेल एंटीडोट कौन सा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये बहुत लोग गलत करके आएंगे, क्योंकि आपने इससे पहले पढ़ा होगा सोडियम नाइट्राइट, सोडियम थायोसल्फेट इज मेनली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग। लेकिन यहां पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, जो कि है हाइड्रोक्सीकोबालामिन। हाइड्रोक्सीकोबालामिन जो होता है ये नोवेल एंटीडोट है फॉर साइनाइड पॉइजनिंग, और ये आपके मार्केट में उपलब्ध है बाय द ब्रांड नेम साइनोकिट। देखिए, अब आपको क्वेश्चन ऑफ द ब्यूटी बताते हैं कि यहां पर क्वेश्चन की ब्यूटी क्या है। देखिए, क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है नोवेल एंटीडोट फॉर साइनाइड पॉइजनिंग। अब यहां पर आपका कंस्ट्रक्टेड एरिया हो गया, केवल आपको नोवेल एंटीडोट के बारे में बताना है कि जो कि साइनाइड पॉइजनिंग के लिए यूज किया जाता है, तो वो है हमारा हाइड्रोक्सीकोबालामिन। लेकिन अगर यहां पर आपसे पूछा जाता व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज यूज टू ट्रीट द साइनाइड पॉइजनिंग, तो आपके तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। दैट मीन सोडियम थायोसल्फेट भी यूज होता है, सोडियम नाइट्राइट भी यूज होता है, और हाइड्रोक्सीकोबालामिन तो यूज ही होता है। ठीक है, तो ये तीनों यूज होते हैं, इसलिए आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, जो कि होता है आपका ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, ड्रग यूज टू ट्रीट पैरासीटामोल पॉइजनिंग। आपको बताना है कि पीसीएम पॉइजनिंग में कौन सी ड्रग हम यूज करते हैं। पहला ऑप्शन आपका एसिटाइलसिस्टीन, दूसरा ऑप्शन है कार्बोसिस्टीन, तीसरा ऑप्शन है ब्रोमोहेक्सिन और चौथा ऑप्शन है नैलोक्सोन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, जो कि है एसिटाइलसिस्टीन। अगर हम वैसे बात करें तो एसिटाइलसिस्टीन, कार्बोसिस्टीन, ब्रोमोहेक्सिन ये तीनों आपके म्यूकोलाइटिक एजेंट होते हैं, जो कि यूज किए जाते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ कफ। जब आपको खांसी होती है तो ये तीनों म्यूकोलाइटिक क्लास के ड्रग होती हैं, जो कि म्यूकस के अंदर जो बॉन्ड होते हैं उनको ये ब्रेक करके म्यूकस को थिन कर देते हैं, पतला कर देते हैं, जिससे उसका एक्सक्रीशन एक्सपेल आउट बहुत ही इजीली हो जाता है और हमें कफ से रिलीफ मिलती है। ठीक है, अगर बात करें अपने चौथे ऑप्शन नैलोक्सोन के बारे में, तो नैलोक्सोन आपका ओपीएम एंटागोनिस्ट होता है। दैट मींस अगर ओपीएम की पॉइजनिंग होती है तो वहां पर ओपॉइड एंटागोनिस्ट नैलोक्सोन को यूज किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, एक्टिव इंसुलिन कंटेन्स हाउ मैनी पॉलीपेप्टाइड चेन। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही हाई रिपीटेशन रेट है इसका। कई एग्जामों में अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन आंसर सबका सेम होता है। यहां पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो इंसुलिन होता है हमारा, जो कि एक हार्मोन्स है, आपको यहां पर बताना है कि पॉलीपेप्टाइड चेन उसमें कितनी होती हैं। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 4। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है यहां पर बी, जो कि है 2। देखिए, यहां पर इंसुलिन जो होता है वो दो चेन कंटेन करता है, चेन ए एंड चेन बी। इसको हम अपनी पिछली स्लाइड में करवा चुके हैं। तो आपको अब यहां पर बताना है कि ए चेन में कितने अमीनो एसिड होते हैं और बी चेन में कितने अमीनो एसिड होते हैं। हालांकि हम टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट इन द इंसुलिन आपको बता दे रहे हैं, जो कि है 51 अमीनो एसिड। इंसुलिन में टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड जो होते हैं वो होते हैं आपके 51 अमीनो एसिड। ओके, अब आपको इसका आंसर देना है हमें कमेंट सेक्शन में कि ए चेन में कितने अमीनो एसिड होते हैं और बी चेन में कितने अमीनो एसिड होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, थेरेपेटिक यूज ऑफ एसिटाइल कोलिन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज। आपको यहां पर बताना है कि एसिटाइल कोलिन जो होता है इसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? पहला ऑप्शन आपका हाईली प्रोटीन बाउंड होती है, दूसरा ऑप्शन है रैपिडली डिग्रेडेड होती है, तीसरा ऑप्शन है रैपिडली एक्सक्रीट आउट कर जाती है, और चौथा ऑप्शन है ओरली इनइफेक्टिव होती है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, जो कि है रैपिडली डिग्रेडेड। देखिए, एसिटाइल कोलिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि डायरेक्टली हम एसिटाइल कोलिन को ले रहे हैं। इसकी जगह पर चाहे हम यूज करें मेथाकोलिन, चाहे कार्बाकोलिन यूज करें, चाहे पिलोकार्बिन यूज करें, लेकिन एसिटाइल कोलिन को डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते। इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये रैपिडली डिग्रेडेड होती है। जैसे ही हम इसको इंटेक करेंगे, हमारे वहां पर दो तरह के एंजाइम होते हैं, एक स्यूडोकोलिन स्टेज होता है और एक कोलिन स्टेज होता है, जो कि एसिटाइल कोलिन को डिग्रेड कर देता है, ब्रेक कर देता है, जिससे वो अपना एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब कोलिन स्टेज और स्यूडोकोलिन स्टेज हमारी बॉडी में हर जगह पाए जाते हैं, तो कोई चांस ही नहीं है कि हम एसिटाइल कोलिन को यूज करके उसके थेरेपेटिक रेस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकें। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, Which one is odd। आपको यहां पर बताना है कि कौन सी ड्रग यहां पर आपकी सबसे अलग है। ठीक है, अब ये ऑप्शन पढ़ने पर पता चलता है हमें कि आखिर ये कह क्या रहा है। पहला ऑप्शन आपका फाइजोस्टिगमिन, दूसरा ऑप्शन है इकोथायोफेट, तीसरा ऑप्शन है पिलोकार्पिन और चौथा ऑप्शन है पायरेंजेपिन। देखिए, अब यहां पर ऑप्शन हमने पढ़ा, हमें पता चल गया कि यहां पर ये पूछ रहा है कि कोई 3 ड्रग हैं जो
एक ही कैटेगरी की ड्रग है, लेकिन कोई चौथी ड्रग यहाँ पर एक ऐसी है जो उस कैटेगरी की ड्रग नहीं है। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? डी, जो कि है पायरेंजीपिन। देखिए, जो फाइजोस्टिगमिन है, इकोथायोफेट और पिलोकार्पिन है, ये तीनों हमारी पैरासिम्पैथोमाइमेटिक क्लास के ड्रग हैं, जबकि जो पायरेंजीपिन है ये सेलेक्टिव M1 एंटागोनिस्ट है, जो कि हम यूज करते हैं पेप्टिक अल्सर में। चलिए कवर करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे रिलेटेड। पहला ऑप्शन है आपका फाइजोस्टिगमिन। तो फाइजोस्टिगमिन को हम यूज करते हैं एज अ एंटीडोट इन द केस ऑफ एट्रोपिन पॉइजनिंग। ठीक है, एट्रोपिन पॉइजनिंग के लिए हम फाइजोस्टिगमिन को यूज करते हैं। तीसरा ऑप्शन है आपका पिलोकार्पिन। तो पिलोकार्पिन को हम ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मोस्ट ऑफ द एलर्जिक रिएक्शंस आर। आपको यहां पर बताना है कि जो ज्यादातर एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं। पहला ऑप्शन है ह्यूमरल टाइप की, दूसरा ऑप्शन है सेल मीडिएटेड टाइप, तीसरा ऑप्शन है बोथ और चौथा ऑप्शन है नन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है यहां पर ए, जो कि है ह्यूमरल टाइप। देखिए, आपकी 4 तरह की एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं। टाइप फर्स्ट एनाफाइलेक्टिक शॉक, टाइप सेकंड साइटोटॉक्सिक, टाइप थर्ड इम्यून कॉम्प्लेक्स, टाइप फोर्थ सेल मीडिएटेड कॉम्प्लेक्स। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो टाइप फोर्थ है वो केवल सेल मीडिएटेड होती है, बाकी की जो तीनों होती हैं ये ह्यूमरल टाइप एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं। और सेल मीडिएटेड का मतलब क्या है? यहां पर जो हमारी सेल्स होती हैं वो इम्यून रिस्पांस को प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि टी लिम्फोसाइटिक सेल्स। जबकि जो ऊपर की 3 है हमारी ह्यूमरल टाइप वाली, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, इन सब में एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है और एंटीबॉडी जो होती हैं वो रिस्पॉन्स करती हैं टू द एंटीजन। ठीक है, यहां पर कोई सेल मीडिएटेड एक्शन नहीं होती है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका फास्टेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर इज। आपको यहां पर बताना है कि सबसे फास्ट एक्ट करने वाला कौन सा रिसेप्टर है। ये क्वेश्चन आपका जनरल फार्माकोलॉजी से है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन आपका एंजाइमेटिक रिसेप्टर, दूसरा ऑप्शन है GPCRS, दैट मींस जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, और यहां पर जी किसके लिए है? ग्वानिन के लिए। तीसरा ऑप्शन है आपका आइनोट्रोपिक रिसेप्टर, आइनोट्रोपिक कहें या आयन चैनल रिसेप्टर कहें या लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर बोलें, ठीक है, बात एक ही है। चौथा ऑप्शन आपका न्यूक्लियर रिसेप्टर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है यहां पर सी, जो कि होता है आइनोट्रोपिक रिसेप्टर या आयन चैनल रिसेप्टर। ये हमारे सबसे फास्टेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर होते हैं। अगर हम बात करें कि आखिर आइनोट्रोपिक रिसेप्टर को कितना टाइम लगता है एक्टिवेट होने से लेकर एक्शन प्रोड्यूस करने में, तो वो होता है मिली सेकेंड्स। ये मिली सेकेंड में अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। जो हमारे GPCRS होते हैं, दैट मीन्स जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होते हैं, इनको सेकेंड में लगता है, दैट मीन्स ये इनसे स्लो है। और जो हमारे एंजाइमेटिक रिसेप्टर हैं इनको घंटों में टाइम लगता है, और जो हमारा न्यूक्लियर रिसेप्टर है इसको तो 12-12 घंटे लग जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एपिलेप्सी इन प्रेगनेंसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही हाई रिपीटेशन रेट है इसका। कई बार इस क्वेश्चन को तो मैंने आपको स्लाइड में करवाया भी है, इसलिए ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ये आपका आज का होमवर्क रहेगा। ठीक है, लास्ट में जो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देते थे, आज आपको पहले ही होमवर्क मिल गया है। आपको बताना है कि ऐसी कौन सी ड्रग है जो कि ड्रग ऑफ चॉइस की तरह यूज की जाती है इन द केस ऑफ एपिलेप्सी, और कंडीशन क्या है? प्रेग्नेंट वोमेन को देना है ये। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका डायजेपाम, दूसरा ऑप्शन है फिनोबार्बिटोन, तीसरा ऑप्शन है फेनिटोइन और चौथा ऑप्शन है वेल्प्रोइक एसिड। तो आपको बताना है इसका सही आंसर। और अगर आपको वहां पर कोई प्रॉब्लम आती है, आपने पिछली स्लाइड नहीं देखी है, आपको इसका आंसर नहीं पता है, तो परेशान मत होइए, आप वहां पर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमसे कि इसका आंसर क्या होगा। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आप उस आंसर को देने की कोशिश जरूर करना। ठीक है, ट्राई जरूर करना, गलत भले हो जाए। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्रोनिक हार्ट फेल्योर। आपको यहां पर बताना है कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी क्रोनिक हार्ट फेल्योर के केस में। पहला ऑप्शन आपका एस इनहिबिटर, दैट मींस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, दूसरा ऑप्शन है बीटा ब्लॉकर्स, तीसरा ऑप्शन है डिजॉक्सिन और चौथा ऑप्शन है स्पाइनोलैक्टोन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, जो कि है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। देखिए, अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे जाएं तो एस इनहिबिटर क्या करते हैं? ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होने से रोकते हैं। ठीक है, क्योंकि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करेंगे, जिससे एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो होगा वो एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट नहीं होगा। इस तरह से ये अपना एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है हमारा डोमिनेंट हार्मोन होता है, ये 2 काम करवाता है। एक तो वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाएगा, जिससे डायरेक्ट ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा, ये एल्डोस्टेरॉन को स्टिमुलेट करता है, सिंथेसिस करता है, जिससे वाटर और सॉल्ट का रिटेंशन होने लगता है हमारी बॉडी में। अब जब वाटर एंड सॉल्ट का रिटेंशन होगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, जिससे हार्ट लोड बढ़ेगा, जिससे ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इनडायरेक्टली यहां पर ये 2 तरह से ब्लड प्रेशर को राइज करता है। लेकिन जब हमने एसी इनहिबिटर दिया तो ये सारे काम होने बंद हो गए। अगर हम बात करें अपने दूसरे ऑप्शंस की, तो बीटा ब्लॉकर जो होते हैं ये हमारी फर्स्ट लाइन ड्रग होती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा, जिसमें ये एक्वस ह्यूमर की सिंथेसिस को ही इनहिबिट करती हैं। ठीक है, अगर बात करें अपने तीसरे ऑप्शन डिजॉक्सिन के बारे में, तो ये हमारा
हमारा सबसे ज़्यादा यूज होने वाला CHF के केस में, कंजस्टिव हार्ट फेलियर का जो केस होता है उसमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कार्डियक ग्लाइकोसाइड है। अगर हम बात करें अपने चौथे ऑप्शन स्पाइनोलैक्टोन के बारे में, तो ये हमारा पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स होता है। स्पाइनोलैक्टोन से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, $1000 का क्वेश्चन है ये। स्पाइनोलैक्टोन जो होता है हमारा, ये एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट की तरह काम करता है। दैट मीन्स ये एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट होता है। हमने बताया था आपको कि एंजियोटेंसिन सेकेंड दो काम करवाएगा, एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन और दूसरा एल्डोस्टेरॉन की सिंथेसिस। तो अगर स्पाइनोलैक्टोन को हम देते हैं तो स्पाइनोलैक्टोन एल्डोस्टेरॉन के एक्शंस को एंटागोनाइज कर देगा। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो इसको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रेनिन इनहिबिटर। आपको बताना है कि कौन सी ड्रग आपकी डायरेक्ट रेनिन को इनहिबिट करके अपना एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। पहला ऑप्शन आपका कैप्टोप्रिल, दूसरा ऑप्शन है वेल्सॉर्टन, तीसरा ऑप्शन है रेमिकिरेन, तीसरा ऑप्शन है वेरापामिल। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सी, जो कि है रेमिकिरेन। देखिए, जिसके लास्ट में रेन आ जाए वो रेनिन इनहिबिटर होगी आपकी, जैसे कि एलिसकिरेन, रेमिकिरेन, तो इनके पीछे रेन आता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी, जो कि है रेमिकिरेन। ये करते क्या है, ये एंजियोटेंसिनोजन जो होता है हमारा, उसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट होने से रोकती है। क्योंकि रेनिन इंपॉर्टेंट होता है एंजाइम हमारा फॉर द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिनोजन टू एंजियोटेंसिन फर्स्ट। अब जब हमने रेनिन इनहिबिटर ड्रग दे दिया तो वहां पर हमारा एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, जिससे आगे की सारी प्रोसेस हमारी रुक जाएंगी। और अगर हम बात करें अपने पहले ऑप्शन कैप्टोप्रिल के बारे में, तो ये प्रिल लगा है, इसका मतलब एस इनहिबिटर है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करके अपना एक्शन प्रोड्यूस करता होगा। दूसरा ऑप्शन है वेल्सॉर्टन, टन लगा है, दैट मींस ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर जो हमारा होता है AT1 रिसेप्टर, उसको ब्लॉक करता है। ठीक है, लोसार्टन, कंडेसार्टन, वेल्सॉर्टन, ये सारे हमारे AT1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं। ठीक है, चौथा ऑप्शन है आपका वेरापामिल। तो वेरापामिल हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है वेरापामिल और प्रिल। ठीक है, डिल्टियाजम आता है तब तो लोग कर लेते हैं कि हाँ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, लेकिन जब वेरापामिल आ जाता है तो वहां पर लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वेरापामिल जो है हमारा, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है और ये एल टाइप कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करता है। ठीक है, जितने भी हमारे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती हैं वो एल टाइप चैनल को ब्लॉक करती हैं, और जितनी भी हमारी एंटी इपिलेप्टिक ड्रग होती हैं वो टी टाइप कैल्शियम चैनल को इनहिबिट करके अपना एक्शन प्रोड्यूस करती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग एंड एंटी इपिलेप्टिक ड्रग। दोस्तों, बाकी के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अपने अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी और आप भी बोर हो जाएंगे। इसलिए अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आपके कंफ्यूजन का क्लियर होना हमारी पहली प्रायोरिटी है। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर एक डाउट को, हर एक कंफ्यूजन को हम क्लियर कर सकें। प्लीज फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।